नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सालगिरह अच्छे, बुरे और खराब के आकलन का मौका होता है, लेकिन जब बात ऐसे नेताओं की हो जो हर हाल में जीत चाहते हैं और अपराजय बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तो सवाल उठता है कि क्या 3 साल में वाकई राजनीति में बड़ा बदलाव आया है? क्या बीजेपी भारतीय जगरनॉट पार्टी बन गई है? जगरनॉट इसलिए क्योंकि वो राजनीति में एक के बाद एक जीत हासिल करना चाहती है। आज से हम जी बिजनेस पर सरकार के 3 साल के कामकाज के विश्लेषण शुरू कर रहे हैं और इस विश्लेषण की पहली सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। इस विश्लेषण में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 3 साल में मोदी सरकार राजनीति में कितनी पास या फेल हुई है, या फिर यूं कहें कि 3 साल में राजनीति में ऐसा क्या हुआ जिसका जिक्र आज करना जरूरी है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए ग्रैंड पैनल है। 3 साल पूरे हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार के कामकाज के बारे में 3 रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। काफी इंटेलेक्चुअल्स मेरे साथ इस पैनल में जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी पहली रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इतिहास के पन्नों में शायद यह क्षण इसलिए दर्ज होगा क्योंकि करीब 30 साल बाद किसी पार्टी या कहें एक ऐसे राजनेता को पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला जिसने खुद अपने दम पर सभी धारणाओं को धता बताते हुए भारतीय राजनीति में एक नए सिद्धांत को लागू किया। क्योंकि गठबंधन के दौर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई पार्टी या नेता अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकता है, लेकिन बात 16 मई 2014 तक नहीं सिमट सकती। ऐसे में जब मोदी सरकार 2017 में अपने 3 सालों को पूरा करने जा रही हो, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस सरकार ने 3 सालों में ऐसा क्या किया है जो इस सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग करता है। 2014 की जीत के बाद बीजेपी को एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश थी जो पार्टी को इस जीत से आगे लेकर जाए। इसके लिए जरूरत ऐसे नेता की थी जो निर्ममता और अभूतपूर्व प्रशासनिक कौशल के साथ राजनीतिक होशियारी का बेजोड़ मिश्रण हो। 325 के आसपास संसद सदस्य दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के पास है और आजादी के बाद पहली पूर्ण बहुमत की किसी गैर कांग्रेसी दल के सरकार बनाने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2014 में जिस बहुमत के साथ जीती थी, उससे बहुत बड़े बहुमत के साथ हम 19 में जीत कर आए। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने और बीजेपी के विस्तार पर फोकस किया। 2014 की जीत के बाद अब तक बीजेपी ने 9 राज्यों में सरकार बनाई है। इसमें यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और असम शामिल है। लेकिन साथ ही बीजेपी के अंदर जीत की भूख खत्म नहीं हुई और स्थानीय निकाय चुनावों में भी जीत के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्यों में जीत के लिए अमित शाह मोदी की जोड़ी ने कई रणनीति बनाई। मसलन उन राज्यों पर फोकस किया जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, उन राज्यों में ताकत जुटाई जहां अब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी, दूसरे दलों के नेताओं को लेने से परहेज नहीं किया, ज्यादातर चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए और ब्रांड मोदी को स्थापित किया गया। बीजेपी एक हार नहीं मानने वाली पार्टी बनना चाहती थी, लेकिन राज्यसभा में सीटों का कम होना और राज्यों में बीजेपी की कम सरकार का होना कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कचोट रहा था। पीएम मोदी तेजी से काम करना चाहते थे। लोकसभा में सबसे अहम 14 बिल पेंडिंग थे, जबकि राज्यसभा में 17 अहम बिल पेंडिंग थे। बार बार हंगामे की वजह से संसद स्थगित हो जाती थी। लैंड बिल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जब सरकार को अपने पैर वापस खींचने पड़े। लैंड बिल राज्यसभा में कम संख्या की वजह से पास नहीं हो पाया। India is poised to be amongst the most significant economic countries in the next 10 years, along with China, along with US. So, जो macro data है वो it's fantastic. I think the 3 years of the Modi government have been fantastic. There are so many initiatives, so many initiatives that the government has taken in the course of these 3 years to take India forward. अगर 2014 की तस्वीर देखी जाए और आज की तस्वीर देखें तो फर्क साफ पता चलता है कि ये एक कुशल राजनीतिक समझ की वजह से बीजेपी यहां तक आ पाई। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने सिर्फ जीत हासिल की, बिहार और दिल्ली में चुनाव हारे भी, लेकिन यूपी की जीत ने सारी कसर पूरी कर दी।
यूपी जीतने के पीछे एक सोच, राज्यसभा में सीटें बढ़ाना और अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवाना भी था। पिछले 3 साल में परसेप्शंस बदले हैं, लेकिन इन 3 सालों में डिलीवरी जो होनी चाहिए थी वो बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं हुई। आज जम्मू कश्मीर का सवाल है या पाकिस्तान के साथ संबंधों का सवाल है, किसानों की आत्महत्याओं का सवाल है, जो अनाज पड़ा है मंडी में उसका सवाल है कि कब सरकार खरीदेगी। 3 सालों में 14 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी को लगता है 2019 में उसकी राह इसी वजह से आसान होगी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है। कि नीतिगत चीजों में अगर फैसले किए जाएं और ठीक से किए जाएं और समय पे किए जाएं तो उसके नतीजे हमें मिल सकते हैं। आज महंगाई की जो स्थिति है और उसकी अगर जो तुलना की जाए पुराने स्थितियों से, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली सी नज़र आ रही हैं। जिस दाल को लेकर के आतंक हुआ करता था, आज वो दाल पुराने अपने रूप में आ गई। 70-80 रुपए किलो में सब दालें मिल रही हैं। अमित शाह के पास एक स्पष्ट एजेंडा है, देश में सिंगल पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम करना। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करना जो वास्तव में एक और कांग्रेस हो, लेकिन अतीत की कांग्रेस, जब जवाहरलाल नेहरू साल दर साल चुनाव जीतते थे। तो ये पहली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पीएम मोदी के 2014 में जीतने के बाद बीजेपी एक के बाद एक राज्यों में जीत हासिल कर कितनी बड़ी पार्टी बनी और किस तरह से अमित शाह का राजनीतिक कौशल बीजेपी को कितने आगे ले गया। लेकिन 3 सालों में क्या बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं देश में कि विपक्ष ना के बराबर हो गया है, या विपक्ष बिल्कुल रसातल में पहुंच गया है, या 2019 में बीजेपी के लिए जितनी आसान राह बताई जा रही है उतनी आसान राह नहीं होगी। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस डिबेट में, पैनल में आपको बता देता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ केसी त्यागी साहब हैं, आप सीनियर लीडर हैं, जेडीयू के राज्यसभा के सदस्य हैं। मेरे साथ पीएल पुनिया है, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। अतुल अंजान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर सीपीआई। राम उपेंद्र दास साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और मेरे साथ टीआर रामाचंद्रन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और संबित, क्योंकि 3 साल पूरे हुए हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई 3 साल पूरे होने पर। और 3 साल पूरे होने के ऊपर सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो यही है कि अच्छे दिनों का वादा किया गया था और अच्छे दिनों के लिए सरकार काम कर रही है, आप ये जरूर कहेंगे और कर भी रही है, दिखता भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अच्छे दिन जनता के आए हो या ना आए हो, बीजेपी के अच्छे दिन 2014 के बाद जरूर आए हैं और वो बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बताता है। आखिर 3 साल में ऐसा क्या किया आपकी सरकार ने जो ये आपको एक के बाद एक, चाहे वो निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इतनी बड़ी जीतें हासिल हुई? देखिए, पहली बात तो है आपको भी बहुत बधाई और जो हमारे पैनलिस्ट हैं सभी को बधाई 3 साल पूरे होने के अवसर पर, क्योंकि सरकार तो सबकी है, पार्टी भिन्न भिन्न हो सकती है, भारत की सरकार इनकी भी सरकार है। दूसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि जनता के अच्छे दिन आए ना आए वो डिबेट आप करेंगे आगे बढ़ के, मगर भारतीय जनता पार्टी की जरूर अच्छे दिन आए हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस एक स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है। मगर याद रखिए, ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अगर किसी पार्टी के अच्छे दिन आते हैं तो वो जनता के माध्यम से ही आते हैं। जनता को लगा कि यह पार्टी है जो हमारी दुख हरेगी, यह पार्टी है जो वादा जिन्होंने जो किया था वो वादा के अनुसार काम कर रही है, इसलिए इस पार्टी के हम अच्छे दिन लाएंगे और दूसरों का नहीं लाएंगे। तो ये दिखाता है कि ये जो सर्वे जनता का है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, अगर 325 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो ये एक सर्वे, लोकतांत्रिक सर्वे है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठीक है। क्या हमने ऐसा किया जिसके कारण ये जीत हुई? गरीबों के साथ हम खड़े रहे, नियत हमारा ठीक रहा। देखिए, नियत अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज ही 3 अफसरों को जो है जेल भेजा गया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कोल स्कैम के मामले में। तो जो नियत होता है वो काम करने का नियत ही अगर खोटा होता है तो स्वाभाविक होता है देश आगे कैसे बढ़ेगा। यहां नियत अच्छी है, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी की मेहनत को देखिए। देखिए, कहते हैं कि ईश्वर वही बसता है जहां मेहनत होता है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है, जिस पुरुष में हिम्मत होता है, खुदा भी उसकी मदद
करता है। तो एक हिम्मत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में जैसे गरीबों की भलाई की है, उसी का नतीजा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं पीएल पुनिया साहब आपके पास आऊंगा। पीएल पुनिया साहब, आपने सुना होगा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, और उससे पहले आपने एक रिपोर्ट जो हमने दिखाई उसमें अमित शाह को सुना होगा, जो कि कह रहे हैं कि 2014 में तो हमने जीत हासिल की है, 2019 में भी जीतेंगे। तो 2019 से जुड़ा ही सवाल मैं आपके पास लाता हूं। 3 साल पूरे होने पर यह सरकार जश्न मनाने जा रही है, पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा, लेकिन कई एक्सपर्ट और कई जानकार ये कह रहे हैं कि 2019 भी इन्हीं का है। तो सर, 2019 में क्या आपके पास कोई विकल्प है? क्योंकि बीते कुछ दिनों का या 3 सालों का हाल देखे तो कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष जिस हालत में है सर, बहुत ये इस तर्क में बहुत दम लगता है कि 2019 में विपक्ष बहुत ज्यादा टक्कर दे नहीं पाएगा मोदी वेव को। तो आपको लगता है कि 2019 विपक्ष ने या गिफ्ट कर दिया, या इस सरकार ने या मोदी जी ने, अमित शाह ने हासिल कर लिया अभी से? देखिए, 3 साल पूरे हो रहे हैं और जो इनका प्लान है कि बड़े पैमाने पर जश्न मनाएंगे सभी प्रदेशों में, और लगभग 300 लीडर्स, मंत्री, वो सब जाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना अच्छा अगर काम किया है तो इतने फैनफेयर से जगह जगह प्रचार करने के लिए क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की और इस सरकार की यही खूबी रही है कि प्रचार खूब करो, मार्केटिंग करो। जो इनकी फिलॉसफी है, जो दिखेगा वो बिकेगा, वो यही रहा है। अब इनका मुख्य जो 2014 में प्रचार में कि सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, और जो वादे किए उसके बारे में, तो सबका साथ सबका विकास लेने की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटीज को, जिस तरीके से अनुसूचित जाति को, जनजाति को ये बिल्कुल अलग से रख रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को जो एमएसपी के मामले में ले लीजिए या कर्ज माफी के मामले में ले लीजिए, हर किसान ये अपने आप को महसूस कर रहा है कि हम उपेक्षित हैं। और फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब इनके तरफ से कहा जाता है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, संविधान की समीक्षा होगी, अल्पसंख्यकों के लिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें थी, उसमें से एक को भी नहीं दिया जाएगा। कैसे उनका साथ का आप गारंटी लेते हैं, कैसे साथ का आप प्रमाणित करते हैं कि हम उनका भी साथ देते हैं? और अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो वादे किए हैं, वादों में आप एमएसपी के बारे में कहा कि जितनी लागत है उसमें 50% हम बढ़ा के हम एमएसपी फिक्स करेंगे किसानों के लिए, और काला धन पे कहा गया कि 15 से 20 लाख इनके अकाउंट में मैसेज है। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने जो वादे किए और जो सभी समाज के लोगों को एक साथ लेने की बात है, उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं। 3 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, अभी तो अपने यूफोरिया में है पूरी तरह से, और उस पे इनको पूरी बातें जनता तक पहुंचेंगी, जनता तक पहुंच रही हैं। तो अब इनका खुलासा हो रहा है, ये पर्दाफाश हो रहा है, और ये जो दिखा रहे हैं। संबित, आपकी बात में कुछ जवाब देना चाहते हैं? साल भर पूरा हुआ, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ले लूं, लेकिन आप जवाब देना चाहते हैं, इसलिए 30 सेकंड आपके पास, आप जवाब दे दीजिए पीएल पुनिया साहब को। अब हमारी पोल खुलने वाली है, साहब आपके पास आता हूं। सर जवाब लेते हैं, पीएल पुनिया साहब आऊंगा, दोबारा आऊंगा, बोलने का मौका मार्केटिंग और अब जवाब सुन लेते हैं। बोलिए संबित। देखिए, पहली बात तो है, पीएल पुनिया साहब ने कहा कि 300 जगह पे बहुत सारे हमारे लीडरान जाएंगे और ये एक प्रकार का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। गलत बात है। मैं बता दूं 300 जगहों पे क्यों जाएंगे। ये जो मोदी फेस्ट होगा, 300 जगहों पे इन सभी स्थानों पर जितनी भी सरकारी स्कीम्स रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे उजाला हो, उन सबके स्टॉल लगाए जाएंगे, और जिन लोगों को ये लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है या उनको किसी प्रकार का प्रश्न है उनके मन में, वो इन स्टॉल्स पे जाके तत्क्षणात उन लाभों को पा सकते हैं, फॉर्म भर के दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उनके मन में जिस प्रकार की जिज्ञासा है उसे दूर करेंगे। आपने किसानों के बारे में पूछा, मैं देखिए कागज भी लेके आया हूं, ये 5 दिन पहले का देखिए तमाम अखबारों में छपा था। फूड ग्रेन आउटपुट रिवाइज्ड अपवर्ड्स टू रिकॉर्ड 273.4 मिलियन टन। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन इतिहास में कभी हुआ तो 2016 और 17 में हुआ है। व्हीट प्रोडक्शन आप देखिए किस प्रकार से 8.7% बढ़ा है, पल्सेस 37% बढ़ा है। तो हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे फसल बीमा योजना के माध्यम से हो
और चाहे आपने कहा कर्ज माफी, उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी किया है वो अभी आपके सामने है। चलिए अभी आएंगे और इन पर उपलब्धियों पर, नाकामियों पर और बात करेंगे, लेकिन केसी त्यागी साहब आपके पास आता हूं। केसी त्यागी साहब 3 साल सरकार के पूरे हुए, तो आपका भी अपना आकलन होगा, आप भी देख, पुनिया साहब आता हूं, अभी आप भी देख रहे होंगे कि 3 साल कैसे रहे। पहले तो आपका आकलन, पुनिया साहब मैं चाहता हूं एक एक करके सबका कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास, फिर इस ओपन डिबेट करेंगे, लेकिन एक बार सबका कमेंट ले लेता हूं मैं। तो केसी त्यागी साहब, इन 3 सालों पर आपका आकलन क्या कहता है? और जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं, जो बात पीएल पुनिया कह रहे हैं, केसी त्यागी का एक राज्यसभा सांसद के तौर पर, एक नेता के तौर पर और एक देश के नागरिक के तौर पर देश के इस सरकार के 3 सालों का क्या आकलन है? देखिए, जो सरकार की तरफ से जनहित के अच्छे काम होते हैं, एक सार्थक और समक्ष विपक्ष के नाते उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। काम नहीं होते हैं सरकार को चेताना चाहिए, और गलत काम होते हैं सरकार का विरोध करना चाहिए। ये लोकतंत्र की, विपक्ष की भूमिका का सकारात्मक संदेश है। मेरे मित्र संबित पात्रा जी ने अभी किसानों को, देखिए कागज़ पढ़ने से नहीं होता संबित जी, मैं चूँकि किसान हूँ और अभी भी किसानी से मेरा रिश्ता है। मैं थोड़ी सी चीज़ आपके लिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं जो आपकी सरकार के हैं बहुत संक्षिप्त में रखूँगा। 14-15 में 42% ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएँ हुई हैं। मैं चाहता हूँ आप रिफ्यूट करें इसको। 2014 में 5,650 और 2015 में 8,007 किसानों ने आत्महत्या की। मैं चाहता हूं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों को आप रिफ्यूट करें। 2015 में देश के कुल 12,602 किसानों ने आत्महत्याएं की। 2013 से 2014 के बीच की आत्महत्या में 5% की वृद्धि हुई है। अब 2% की निरंतर वृद्धि हो रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि किसानों की खुशहाली आई है, किसानों के लिए दर्जन भर योजनाएं आपने बनाई हैं। किसान बीमा फसल योजना बनाई है, उसके तहत किसानों को कम, और मैं राजस्थान का एक आंकड़ा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं इसको भी आप रिफ्यूट करें, जहां किसानों को 200 करोड़ और जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको 5,000 करोड़ के मुनाफे हुए हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, वो लगातार कहते रहे MSP प्लस 50% देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे इस आंकड़े को भी आप रिफ्यूट करें कि पिछले 3 वर्षों में 3.5% की बढ़ोतरी किसानों को जो फसल के दाम दिए जाने चाहिए थे उसमें हुई है। इसमें रबी की भी 3 फसल है, खरीफ की भी 3 फसल है, और 2.5 साल तक किसानों को, देश भर के गन्ना किसानों का एक नया पैसा, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग अगेन, एक नया पैसा नहीं बढ़ा। जो राज्य सरकारें इंसेंटिव और इनिशिएटिव देती थी धान और गेहूं के किसानों को कि 200 रुपए क्विंटल आप अपनी तरफ से दे सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है। केंद्र सरकार ने, आपकी एनडीए की सरकार ने सर्कुलर जारी करके राज्य सरकारों को धमकाया है, और जो बिहार सरकार समेत 6 राज्यों को जो जारी की है उसकी प्रति मेरे पास है कि अगर आपने 200 रुपए का इंसेंटिव दिया तो FCI जरूरी नहीं है कि आपके सारे माल को ले। ठीक है। जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, दाल जो है वो ब्राजील और अर्जेंटीना में बू रही है आपकी इस साल, आपकी जानकारी के लिए। मैं चाहता हूं इसको भी रिफ्यूट करें। दालों के सर, आप ले लेते हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। तो आपने अपने किसान को MSP दे रही, मेरी आखिरी बात रह रही है मेरी, 1 सेकंड, बजाय भारत के किसानों को इंसेंटिव देने के आपने अर्जेंटीना और ब्राजील में वहां के किसानों से दाल मंगाई है। जहां तक डिमोनेटाइजेशन का है, हमने आपकी सरकार के इस कार्य की सराहना की है कि काले धन की निकासी की दिशा में अच्छा कदम है। सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, राष्ट्र की एकता के लिए उठाया गया एक अच्छा कदम। ठीक है। तो जो आपके अच्छे काम होंगे हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन आपको चेताएंगे भी कि नहीं, ये सब ठीक नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है आपकी केसी त्यागी साहब, चाहे आप हो और चाहे आपके नेता नीतीश कुमार हो, कुछ मौकों पर उन्होंने वाकई सरकार की खुलकर तारीफ की है। हालांकि कुछ लोग उसका अलग भी मतलब निकाल रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा और उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन संबित पात्रा, मैं चाहता हूं अतुल अंजान जी का एक कमेंट ले लें, फिर आप बोल दें। उनका भी कमेंट ले लेता हूं एक, उसके बाद मेरे पास 2 एक्सपर्ट होंगे, उनके पास मैं जाऊंगा। अतुल अंजान, आप बताइए 3 साल का क्या आकलन है, और आपको लगता है कि वाकई सरकार ने जो कहा था उसमें बहुत कुछ हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से सर।
देखिए, इतना महत्वपूर्ण विषय है, कितनी जल्दी की जाए और 3 साल की बात। लेकिन एक बात ऐसा लगता है कि फील गुड फैक्टर बहुत चारों तरफ घूम रहा है सरकार के। क्या रहा है? चारों तरफ अफरा तफरी है, सामाजिक विन्यास टूटा पड़ा है, कत्ल गारत का माहौल है, लोग आतंकित और दबाव के अंदर हैं। कोई गाय से गांव से लेकर चले तो डर रहा है। लोग मारे हजारीबाग के अंदर क्या हुआ, और अभी कल जमशेदपुर के पास की घटना ने क्या बता दिया? 6 आदमियों को एक साथ 6 नौजवानों को मार दिया। इससे बड़ी राष्ट्रीय जनधन की हानि क्या हो सकती है कि 22-24 साल के लोगों को सबने भेड़, और पुलिस आई नहीं। मथुरा की घटना ने लोगों को शर्मसार कर दिया, पुलिस भी नहीं आई, मौत भी हुई, डकैत लूट ले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 साल की घटनाएं हैं 2014 की सरकार बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी की, आंकड़े चाहे जितने हो मैं नहीं कह सकता, इतना विज्ञापन है जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन ऐसी बात कहूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2003 और 4 में, उस दौर में 2002-3 के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार के जमाने में फील गुड फैक्टर चल रहा था ना, वही फैक्टर आज यहां आ गया है। सब तरफ फील गुड हो रहा है, और परिणाम क्या आए थे ये आपको मालूम है। 2019 से पहले चाहे जितना आरोप लगा दो, चाहे जितनी तैयारी कर दो, चाहे वो गोरखपुर से मोटरसाइकिलें खरीद करके आप ले जाकर के तेलंगाना में ले जा रहे हो, क्या है वो 1,500 मोटरसाइकिलें जो गोरखपुर में पकड़ी गई। तो ये सारा माहौल, चलिए जवाब लेते हैं। तो अजब किस्म का भ्रष्टाचार चल रहा है। ओके अंजान साहब, संबित जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपने 2 एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, फिर उनसे उनकी राय लूंगा। देखिए, दोनों पैनलिस्ट चाहे केसी त्यागी जी हो या अतुल अंजान जी हो, दोनों अनुभवी हैं और दोनों रेस्पेक्टेड हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन पार्टी प्रश्न उठाएगी। अभी अतुल अंजान जी ने कहा पूरे देश में कत्लो गारत का माहौल है, लोगों को मार दिया जा रहा है, सब खून की नदियां बह रही है। देखिए, सब इतना बढ़िया हो रहा है और केवल विज्ञापन से लोग वोट दे रहे हैं आके। ये खून की नदियां बह रही हैं और उत्तर प्रदेश में लोग बोल रहे हैं चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पे टप्पा लगाओ। ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात है, एग्रीकल्चर को लेकर केसी त्यागी जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। मैं बहुत संक्षेप में उनको बोलना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें सबसे बड़ा कैच क्या था? पहले कैपिंग भी थी, वो कैपिंग हटाया गया। प्रीमियम जिस तरह से कम किया गया 1.5% और 2% रबी और खरीफ के लिए, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप पहले देखिए, एक लिमिटेड वर्जन में ही आपको इंश्योरेंस दिया जाता था। अब बुआई से पहले और कटाई के बाद भी अगर रखा हुआ है आपके जमीन पर तो भी आपको फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा बीमा के माध्यम से। तीसरी बात है कि पहले आप देखिए, हेल स्टॉर्म ये सब इंक्लूडेड नहीं था, ओलावृष्टि, इन सबको नरेंद्र मोदी सरकार ने इंक्लूड किया। पहले सबसे बड़ी बात है, मात्र 23% लोग कवर्ड थे इंश्योरेंस के द्वारा, 42% हो गए हैं। 2019 तक 50% कवरेज करके जाएंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन, पहली बार इरिगेशन के लिए इस प्रकार का आवंटन हुआ है। नतीजा क्या रहा? उत्पादन में बढ़ोतरी रही है। मैं एक छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा। देखिए, पहले केसी त्यागी जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, 3 साल पहले लाठी डंडे चलते थे यूरिया के लिए, खून बहता था यूरिया के लिए, कत्लो गारत बोल रहे थे ना, कत्लो गारत होता था यूरिया के लिए, नीम कोटिंग करके। और अब जो देखिए 4 जो ताला बंद थे यूरिया के फैक्ट्री, चाहे वो सिंगरौली में हो, चाहे वो बरौनी में हो, चाहे तालचेर में हो, इन सब को चालू किया है 50,000 करोड़ रुपए की लागत से। और 2022 तक इंडिया विल नॉट बी इंपोर्टिंग यूरिया एनीमोर। ये सब सोच पहले क्यों नहीं था, मैं ये पूछना चाहता हूं। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन अब इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि ये शो फेसबुक पर भी लाइव है। बहुत सारे लोग कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उसको भी शामिल करेंगे। ट्विटर पर भी लोग अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटा एक एक्सपर्ट कमेंट। रामाचंद्रन साहब, मुझे मालूम है बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं और मैं आपके पास बहुत देर से आया हूं, माफी चाहूंगा सर, लेकिन मुझे आपसे जो सवाल चाहिए पूछना है वो ये कि आपका जो अनुभव है अभी तक का राजनीति का, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति इस वक्त पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गई है, या कहें अगर बिल्कुल सीधे कहें तो मोदी सेंट्रिक हो गई है, और यही कामयाबी है पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी की? देखिए, काफी हद तक ये बात सच है कि 2014 में जिस तरीके से मोदी साहब ने कैंपेनिंग की, उनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन नहीं था, ना ही कोई ऐसे एक आवाज खड़ा कर सका जिससे कि मोदी साहब को कुछ एक कंपटीशन होती। बिना कंपटीशन के उन्होंने काम किया और उनको सरकार बनाने का मौका मिला। पहली बार बीजेपी को अपनी तरफ से मेजॉरिटी मिली। तीसरी बात यह है कि जैसे आपने पहले दोहराया, सिर्फ दिल्ली और बिहार 2 जगहों पे उनकी हार हुई। अगर उसको आप निकाल देंगे तो बाकी जगहों, वो भी
मेरे ख्याल में उनके खुद के मिस्टेक्स की वजह से हुई। बाकी जगहों में जो उन्होंने प्लानिंग करके कैंपेनिंग की है उसका फायदा उनको बहुत मिला है, और उसका एक एग्जाम्पल यूपी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, कहीं अगर उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, पर जो डिलीवरेबल्स आप देखेंगे पिछले 3 साल में कितने स्फीयर्स में डिलीवरेबल्स हुई है, मेरे ख्याल में वहाँ पर रेपुटेशन ठीक नहीं है, कुछ वहाँ पर खामियां रही हैं। अब रही बात अतुल अंजान साहब की, जो कह रहे हैं कि एक नया एटमॉस्फेयर ऑफ इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में बढ़ रहा है, इसको कोई नाकार नहीं सकता। कई जगहों पे कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जिससे कि आम लोग मारे गए हैं और जिनके पास वैलिड पेपर्स थी। अब हम उनको विजिलेंटेस कह लें, हम उनको गौरक्षक कह लें, हम कुछ भी कह लें, पर ये इंसिडेंट्स बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको भी नकार नहीं दिया सकता। ठीक, इस पर आप संबित आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन राम भूपेंद्र दास एक जल्दी से सवाल आपसे भी। राम भूपेंद्र दास कहते हैं कि आर्थिक फैसले जो देश में होते हैं वो राजनीतिक कामयाबी का एक बड़ा आधार होते हैं। तो जल्दी से 30 सेकंड में आपको क्या लगता है कि इस सरकार के ऐसे कौन से बड़े आर्थिक फैसले रहे जिन्होंने इनको इतनी बड़ी राजनीतिक कामयाबी दिलाई 2014 के बाद? सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लग रहा है सुन करके कि आप ये मानते हैं कि आर्थिक फैसले जो है राजनीतिक निर्णय में हम तो मानते हैं, सहभागी होते हैं। और अगर आप ये देखें पूरा 3 साल, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ हो गया है और आगे हमें कुछ नहीं करना है, और ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत हो गया है, ऐसा भी गलत है। हमें लगता है कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसका परिणाम दिखना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें, इन्फ्लेशन देखें, तो आपको ओवरऑल एक माहौल दिखेगा कि एक पॉजिटिव माहौल इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जहां तक उन नीतियों का सवाल है जिसने इनको कंट्रीब्यूट किया है, उसमें बहुत सारी नीतियों के बारे में अभी चर्चा की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ समय जो बाकी है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो फोकस रूरल सेक्टर को दिया जा रहा है, हाउसिंग को दिया जा रहा है, फूड प्रोडक्शन के लिए दिया जा रहा है, डीमोनेटाइजेशन का जो भी परिणाम रहा हो, लेकिन कम से कम उससे डिजिटाइजेशन और ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, और जो आर्थिक संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है दूसरे देशों के साथ, जिससे टेक्नोलॉजी, कैपिटल और ओवरऑल ट्रेड का इंटीग्रेशन हो, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। हालांकि उसमें कमी अभी है, वो मेरे समझ से 30 सेकंड में अगर आप पूछे तो मैं ऐसे ही समाप्त कर। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा और आपको दोबारा मौका दूंगा कि आप अपने जवाब में और कुछ बता सकें। और लेकिन इससे पहले एक दूसरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि अक्सर एक सवाल कहा जाता है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन हमारा विश्लेषण कहता है कि बीजेपी की रणनीति विपक्ष मुक्त भारत की है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल में ऐसा दिखा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की भूतकाल के कांग्रेस के शासकों ने गुनाहित उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रख करके गुनाहित कृत्य किया है। इस कांग्रेस को भारी सजा देने की जरूरत है। वही काम समाजवादियों ने किया है, उनको भारी सजा करने की आवश्यकता है। यही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, उनको भी वैसी ही सजा देना आवश्यक है। दो 2014 से पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी एक पार्टी के खात्मे के लिए नारे गढ़े गए। कांग्रेस मुक्त भारत। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करने पर लग गया, ताकि मजबूत विपक्ष नाम की कोई चीज रहे ही ना। बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई।
2014 के बाद से ही बीजेपी का फोकस उत्तर भारतीय राज्यों पर था, खासतौर पर यूपी और बिहार पर। इसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। 2014 के भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो सबसे बड़ी जो फ़र्क हिंदुस्तान की राजनीति में वो ये आई है कि जहाँ पहले एक तरह से काफ़ी लंबे समय से कोalition का दौर चल रहा था, वो अब पलट के दोबारा से सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से आज़ादी के बाद 67 तक लगभग कांग्रेस के लिए कोई चैलेंज नहीं था, उस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई अभी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही राष्ट्रीय तौर पे। तो आपने सुना कि कैसे विपक्ष एकदम से उस तरह नहीं दिख पा रहा है सामने जिस तरह से विपक्ष को आक्रामकता दिखानी चाहिए, और वो चुनाव के नतीजे हों और चाहे सरकार को घिरने की बात हो, हर जगह ये दिखता है। मैं जल्दी से कमेंट लेना चाहूंगा केसी त्यागी साहब आपका, क्योंकि केसी त्यागी साहब आप वो पार्टी हैं जिसने 2014 के बाद बीजेपी का या कहे पीएम मोदी का विजय रथ रोका था, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आप तो उस रथ में सवार होना चाहते हैं बजाय उस रथ को रोकने के। तो केसी त्यागी साहब, क्या विपक्ष अभी पीएम मोदी, अमित शाह और मोदी की जोड़ी के सामने वाकई में इस तरह कमजोर हो चुका है कि 2019 में दिखता ही नहीं कोई? देखिए, मैं और अतुल अंजान जी उस राजनीति के भी साक्षी हैं जब इंदिरा देश हुआ करता था, देश इंदिरा हुआ करती थी। ऐसा ही आजकल हो रहा है। भाजपा के जनसंघ के संघ के मित्र कहते थे कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, नेता तृतीय। आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र ही नहीं किया है। आप मोदी जी और अमित शाह को ही देश और पार्टी मान के चल रहे हैं। तो ऐसे दौर हमने अतुल अंजानी जी देखें। जहाँ तक आपने पहला सवाल किया है, बिहार का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं सभी पैनलिस्ट से, सपा, बसपा और कांग्रेस के 95 लाख वोट ज्यादा हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल को अगर मिलाओ 300 से ज्यादा सीट इनके खाते में आई हैं। मैं अपने मित्रों से भी जो हमारे विपक्ष के हैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक सेकंड कि टेम्परिंग ईवीएम में नहीं हुई है, टेम्परिंग अपोजिशन यूनिटी में हुई है। बिहार के अंदर हमने जब एकता बनाई तो 3/4 से हमने बीजेपी को हराया। और आपका आखिरी सवाल कि हम इनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, देखिए ये हम बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं। अच्छा काम इंदिरा गांधी भी करती थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजे महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद किए, जबकि हम गैर कांग्रेसवाद के सबसे बड़े नंबरदार थे, तो भी हमने उसका समर्थन किया। नहीं, मैं समर्थन की बात, तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी हैं। लालू जी का हालिया बयान जो बताता है कि पता नहीं क्या बीजेपी, बिहार का जो गठबंधन है जेडीयू और आरजेडी का, उसमें क्या एकदम से भूचाल आने वाला। हालांकि बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी किया। समित पात्रा कुछ कहने वाले हैं। समित, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में 2019 का जब चुनाव होगा, हालांकि 2 साल अभी पड़े हैं, तब विपक्ष कुछ इस लायक होगा कि चुनौती दे पाए? देखिए, केसी त्यागी जी एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के समीक्षा को देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाते तो वो अच्छा परफॉर्म करते, बिहार में जैसे किया था। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और जनता भी ये सुन रही है कि क्या जीतना जरूरी है? ये पार्टी सब अपने अपने अस्तित्व को जिताना जरूरी है या हिंदुस्तान को जिताना जरूरी है? इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास ना देश के लिए एस्पिरेशन है, ना आपके पास देश के लिए एम्बिशन है, ना आपके पास देश के लिए पॉलिसी है। आपके पास सिर्फ अपना एम्बिशन है, अपनी महत्वाकांक्षा है, और आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। जो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं वो भी एक हो जाए। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना है। खैर, ये लोकतांत्रिक देश ये जरूर एक हो सकते हैं, मगर जनता बहुत बुद्धिमान है। जनता को एक क्लियर कट पॉलिसी डायरेक्शन जिस पार्टी से मिलेगा, जहां कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अगर ये सारे लोग मायावती जी और मुलायम जी एक हो जाएंगे तो इनका नेता कौन होगा? आप ये बताइए। जहां कंफ्यूजन जड़ में ही है कि नेता कौन होगा, वहां जब आपको लगता है कि एक छत्र नेता, जो नेता अपने दम पे, अपने बलबूते पे मजबूत निर्णय ले सके और भारत को आगे ले सके, जीत उसी की होगी। इसलिए जनता ये देखती है। ठीक है, मैं अतुल अंजान आपके पास आता हूं, लेकिन पीएल पुनिया से एक सवाल लेते हुए। पीएल पुनिया साहब, जो यहां पर कह रहे हैं संबित, तो वाकई ये दिखता है कि अगर विपक्ष एक साथ भी होगा तो उसका नेता कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, लालू यादव होंगे, आखिर कौन होगा उसका नेता?
और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में अब वो ताकत बची है कि वो सारी विपक्षी पार्टियों को ला सके साथ में अपनी शर्त पे? देखिए, सभी पार्टियों की अपनी अपनी ताकत है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो अभी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल दिल्ली और बिहार को छोड़ के और बाकी सब जगह जीतती रही, तो ये तथ्यात्मक गलत है। पंजाब है, आप मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की पात्रता नहीं थी सरकार बनाने की, लेकिन क्योंकि केंद्र में सत्ता है और उसका प्रभाव से उन्होंने सरकार भी बना ली। और बाकी जगह भी तो चुनाव हुए हैं, आप वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, बाकी जगह भी तो चुनाव हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मशीन की तरह से चल दी है कि उसके आगे आएगा वही दब के रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जो अब 3 साल पूरे हुए हैं, अब लोगों को जानकारी हुई है। अभी तो इमोटिव इश्यूज को लेके कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे, जिस तरीके से इंटॉलरेंस, जो अतुल अंजान साहब कह रहे थे, हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस इतनी जबरदस्त तरीके से। अब सहारनपुर में क्या हुआ, दलितों को पीट पीट के उनके घर के जला दिए गए और उनके कोई पूछने वाला नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, चलिए ठीक है सर, ठीक है। हिंदू ही गाय लेके आ रहा है, उसकी पिटाई ठुकाई कर रहे हैं, तो ये चीजें सामने आ रही हैं, तो इनका असली चेहरा सामने आएगा। तो वोट ये सब जानते हुए जो भुगतता है वो कोई वोट इनको थोड़ी दे देगा। चलिए ठीक है सर, ओके, मैं समित पात्रा 1 मिनट में आ रहा हूँ, अतुल अंजान से 1 मिनट में फिर आता हूँ। हम ओके सर, ओके अतुल अंजान, मिलजुल के जो करेंगे, फैसला लेंगे, करेंगे। अतुल अंजान, इसी से जुड़ा सवाल है, अतुल अंजान, इसी से जुड़ा सवाल है। एक मौका देखा था हमने जहां पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी एक तीसरा मोर्चा बना था और उसमें लेफ्ट पार्टियों ने बढ़ चढ़कर उसकी अगुवाई की थी। हाल फिलहाल में तो वो दिखता नहीं कहीं पर। एक जगह जहां दिखती है ताकत वो दिखती है राज्यसभा में, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी राज्यों में जीत रही है, लग रहा है राज्यसभा में भी एक सोची समझी प्लानिंग है और वहां भी अपोजिशन बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो अतुल अंजान, कहीं दिखता है संसद में, सड़क पे तीसरा मोर्चा या विपक्ष 2019 में? देखिए, ऐसा है कि आपकी अगर स्थिति देखने की होगी तब न देख पाएंगे। कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिख देखी तिन तैसी। हमको याद है कि आसाम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया चुनाव में, लेकिन उसी वक्त केरल के परिणाम आ रहे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी केरल में भी एक सरकार है, त्रिपुरा में भी एक सरकार है, रिकॉर्ड तोड़ सरकारें हैं। छोड़िए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहते अभी। नहीं सर, हमको दिखता है, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन हमको असम भी दिखता है, हमको मणिपुर भी दिखता है, हमको वो भी दिखता है। वो जिक्र करने के काबिल ही नहीं है, मजदूर भी जिक्र करने के काबिल नहीं है। सर, अब काबिलियत पे तो सवाल मत उठाइए, फैक्ट्स पे बातें करते हैं, फैक्ट्स पे बातें करते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। नहीं, हमें बात छोड़ दीजिए, हमें जहां है नहीं, आप कॉर्पोरेट की बात कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। आप करिए कॉर्पोरेट की बात, आप कर रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम एक बात कहें, जो रामचंद्रन साहब ने जिस बात को कहा कि इनटॉलरेंस है, और जिस बात को केसी त्यागी जी ने कहा कि गांव के गरीब कहां है आप, पिछले अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, 9% की रफ्तार से गांव से पलायन हो रहा है लोगों का। और मैं आपसे कहूं 2015-16 के अंदर आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट घट गया। उसकी भी बात छोड़ दीजिए, आइए बात करते हैं इसकी कि अभी मोदी जी, त्यागी जी ने कहा कि पहले जनसंघ के जमाने में नेता नंबर 3 पर होते थे, अभी तो सारे देश के अंदर श्री आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। उनको कहा जाता सादगी के प्रतीक। नेता तीसरे नंबर पर थे, लेकिन नेता सबसे आगे हो गए हैं। प्रचार तंत्र का ऐसा इस्तेमाल, ठीक है, एक समय कांग्रेस पार्टी ने गलती की थी ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वही गलती बीजेपी कर रही है। रिजल्ट क्या हुए? आज जो परिणाम आप चला रहे हैं, सिर्फ मोदीमय होकर के, जैसे देश क्या हुआ 15 लाख रुपयों का, ठीक है, क्या हुआ 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार। समित 15 लाख, ज्यादा समय नहीं, 15 जब आप उसको बना रहे हैं, इसकी बहुत जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। समित पात्रा जवाब देना चाहते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार और 15 लाख रुपया जनधन। हाँ सर, सुनिए। नंबर 1, देखिए, आप लोगों ने दिल्ली और बिहार के विषय में कहा, मैं तो कहता हूं जितने राज्यों में चुनाव हुए इंक्लूडिंग बिहार, दिल्ली में हमारा मत प्रतिशत 0.5% घटा, मगर पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग केरल, बंगाल, मणिपुर, गोवा, आप हर जगह देख लीजिए,
हर जगह मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। मणिपुर जहां 1% मिला था वहां 21% मिल गया। आप बताइए, इतना अगर मत प्रतिशत बढ़ रहा है तो क्या एक फिनोमिनल जंप नहीं है ये? पार्टी मत प्रतिशत से भी तो बढ़ेगी, विस्तार कितना हो रहा है। दूसरा विषय है, इन्होंने अभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। देखिए, नौकरी और रोजगार, हमने कहा था हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। मुद्रा योजना स्वरोजगार का सबसे चमकीला योजना है। मुद्रा योजना के माध्यम से 7.5 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए उससे वितरित हुआ है। 7.5 करोड़ लोग, एक इंडिविजुअल है, वो भी अपना जो काम करते हैं 1, 2 या 3 लोगों को अपने उस काम में लगाते हैं। उसी अनुपात में आप सोच लीजिए कितने लोगों को स्वरोजगार मिला है। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनके माध्यम से भी स्वरोजगार मिला है। तो स्वाभाविक है रोजगार में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। रूरल सेक्टर के विषय में अतुल अंजान जी ने बात किया। हिंदू अखबार का परसों का नहीं है, ये एक हफ्ते पुराना आर्टिकल है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स 50% इन 7 मंथ्स ऑन मोदी गवर्नमेंट रूरल पुश। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसर्च है। और मनरेगा में जो 48,000 करोड़ रुपया पंप इन किया गया, उससे चाहे वो आंगनवाड़ी का हो, ड्रॉट प्रूफिंग का हो, रूरल ड्रिंकिंग वाटर का हो, सब में इजाफा हुआ है। ठीक है समित केसी त्यागी साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं तीसरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। केसी त्यागी साहब बोलना चाह रहे थे आप कुछ? पिछले साल पात्रा जी प्रधानमंत्री, एक करके सर बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, सब आराम से बोल रहे हैं, व्यूअर को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, लोग फेसबुक पे बड़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन सब एक साथ मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे। वो अपोजिशन यूनिटी हो रही है ना। केसी और संबित कह रहे हैं कि अपोजिशन अब यूनाइट दिख रहा है, आपने सारी अपोजिशन को यूनाइट कर दिया। लेकिन केसी त्यागी साहब आप पहले आप बोलिए, फिर मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास। मनरेगा का किस निचले स्तर पर जाकर मजाक उड़ाया था संसद के अंदर? प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का कितने फ्रॉम मॉन्यूमेंटल फेलियर टू मॉन्यूमेंटल सक्सेस वो करके दिखाया ना। त्यागी जी जल्दी आप बता दो ना। मैं संबित जी 3 साल तक पार्लियामेंट की कमेटी ऑन इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा हूं, और अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी आता है, मुद्रा योजना भी आती है। जो कारीगर हैंडीक्राफ्ट में, आर्टिजन ट्रेड में, स्मॉल स्किल इंडस्ट्री में पहले से लगे हुए थे, स्किल डेवलपमेंट को उससे कवर कराया गया है। अलग से रोजगार एक भी पैदा हुआ है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, जो आर्टिजन ट्रेड में लगे हुए थे, रूरल ट्रेड में लगे हुए थे, उनको स्किल्ड करने का काम इस मंत्रालय ने किया, और संख्या भी आपकी गलत है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। आप जवाब संबित 5 सेकंड 10 सेकंड, मुझे तीसरी रिपोर्ट दिखानी है, उस पर भी बात। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी ये लास्ट रिसोर्ट होता है जब अपोजिशन के पास उत्तर नहीं होता है, वो सारे आंकड़ों को गलत कह देती है। ये सारे आंकड़े गलत है, मगर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, इतना गलत हो रहा है, फिर ये 325 का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसको भी ये सवाल है। इस पर रामचंद्रन साहब से जवाब लूंगा, राम भूपेंद्र दास साहब से भी जवाब लूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। राज्यसभा से जुड़ी रिपोर्ट है कि राज्यसभा में अगर बीजेपी को बहुमत मिल गया तो क्या होगा। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2022 तक राज्यसभा में उसे बहुमत मिल जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो एक ऐसी कांग्रेस पार्टी बन जाएगी जो जवाहरलाल नेहरू के काल में होती थी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर तुरंत लौटते अपने एक्सपर्ट्स के पास। राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। एनडीए के 74 सांसदों में से बीजेपी के 56 हैं। यूपीए के पाले में 65 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के 59 हैं। अन्य के पास 106 सीटें हैं। संख्या बल के हिसाब से यूपीए से एनडीए आगे है, मगर बहुमत के आंकड़े यानी 123 से एनडीए अभी बहुत पीछे है। 2019 से पहले राज्यसभा से 68 सांसद रिटायर हो जाएंगे। इनमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश से और 1 उत्तराखंड से खाली होगी, यानी एनडीए की 11 सीटें और बढ़ जाएंगी। इस तरह उसके पास कुल संख्या 85 होगी, जबकि यूपीए की 65। राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का मकसद विपक्ष को कमजोर करना भी है। 2019 तक एनडीए शायद ही राज्यसभा में अपना बहुमत बना पाए, लेकिन वो सीटों के मामले में कांग्रेस से आगे निकल जाएगी। सरकार के पास हमेशा संयुक्त सेशन बिठा के, राज्यसभा लोकसभा का कंबाइंड सेशन बिठा के भी कोई बिल पास करने का एक प्रावधान है, लेकिन वो लगातार सरकार टाल रही है। राज्यसभा में मैं मानता हूं उनकी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन राज्यों में हमारी सरकार इसलिए चाहिए कि हमको राज्यसभा में आना है, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। हर राज्य में बीजेपी चाहेगी वो आना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। 2019 के आम चुनाव से पहले कुल 15 राज्यों में चुनाव होंगे। हर 6 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 3 में कांग्रेस, 7 में बीजेपी अलायंस की सरकार है।
विधानसभा चुनाव वाले 15 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े राज्य हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड जैसे छोटे राज्य भी। इनके नतीजे बीजेपी की किस्मत तय करेंगे। गुजरात, नागालैंड, मेघालय और हिमाचल में 2017 के अंत में चुनाव होंगे। पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने 2 राजनीतिक मुद्दों पर काम किया। पहला, विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए। दूसरा, संसद, खास तौर पर राज्यसभा में ताकत कैसे बटोरी जाए। 2014 की जीत वास्तव में 2019 का गेम प्लान है। तो चलिए, हमने आपको तीसरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से राज्यसभा का गणित भी कहीं ना कहीं बीजेपी और इनके नेताओं के दिमाग में है। मेरे साथ पीएल पुनिया साहब तो नहीं है, लेकिन बाकी एक्सपर्ट है। रामाचंद्रन साहब, आप इस रिपोर्ट के बाद आपसे शुरू करूंगा। जो संबित ने सवाल उठाया कि अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो ये 325 सीटें कैसे आ जाती हैं, और दूसरा सवाल, क्या राज्यसभा में भी मोदी सरकार, बीजेपी, मोदी सरकार के कामकाज की वजह से बीजेपी या अमित शाह की रणनीति की वजह से बीजेपी मजबूत होती जा रही है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा? देखिए, इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सोच समझ के यूपी में हुई, इसके वजह से इनको 325 सीटें मिली। वो खुद नहीं मान के चल रहे थे कि उनको 280 से ऊपर आएगी। 2014 के वोट केवल स्ट्रैटेजी पे मिलता है या कामकाज पे भी मिलता है? नहीं, सबसे पहली बात तो आप पहली बार 2014 में जो आपको लीड मिली है वो इस वजह से मिली है क्योंकि आपके पास एक एजेंडा था, वो एजेंडा डेवलपमेंट पे था। यूपी में उनको वोट इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को कनेक्ट किया और सिर्फ दलितों पे कंसंट्रेशन नहीं है, बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके ऊपर भी कंसंट्रेट किया। क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स उनको मिली वो इन्हीं से नहीं मिली, उनको मुसलमानों से भी मिली और खासकर मुस्लिम विमेन से उनको वोट मिली, जो उनकी स्टैंड थी ट्रिपल तलाक में। आखिरकार ये 325 सीट उनको जरूर मिले और कुछ उनके अलायंस पार्टनर्स के साथ वो मेरे ख्याल में 3-4 सीट इससे ऊपर है। बट ये अपने आप में सरप्राइज भी है और अपने आप में एक मैसेज भी देता है कि बाकी पार्टियां, खासकर जो एसपी और बीएसपी थी, उससे लोग और बड़े अगर राज्यसभा का जिक्र करें सर और राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करें, अगर बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवा ले जाती तो कितनी बड़ी कामयाबी होगी और क्या संकेत जाएगा? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को वोट्स मिल जाएंगी क्योंकि और अपनी राष्ट्रपति वो जरूर जितवाएंगे और वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे। दूसरी बात, उनके पास जो वोट का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, कुछ 8,25,000 के आसपास है। अगर उनको तमिलनाडु से एआईएडीएम के जितने भी सीट्स हैं राज्यसभा, राज्यसभा में अगर वही वोट कर दें एनडीए के कैंडिडेट को तो वो पार हो गए। उनको बाकी छोटी पार्टियां भी जरूर मदद करेंगी। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि उनके लिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, राम भूपेंद्र दास, मैं आपके पास आता हूं और राज्यसभा का ही जिक्र करूंगा। राम भूपेंद्र दास, राज्यसभा में इस सरकार के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है या कितना बड़ा हडल है, ये हमने उस वक्त देखा था जब लैंड बिल वापस लेना पड़ा था। तो आपको लगता है कि राम भूपेंद्र दास, जैसे जैसे राज्यसभा में मजबूती मिलेगी इस पार्टी को, वैसे वैसे और कुछ बड़े निर्णय लेने में ये कामयाब होंगे और वो निर्णय इनके लिए 2019 की राह आसान बनाएंगे? मैं आ रहा हूं अनजान जी, आपके पास आऊंगा, कैसी त्यागी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जल्दी राम भूपेंद्र दास। जी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता कि राज्यसभा में नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से जो तमाम अध्यादेश हैं या जो बिल हैं उनको पास करके आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में स्पेशली बहुत सारे सुधार और वो कदम उठाए जा सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पूरी राजनीति है या पूरी रणनीति है, मैं तो ये कहूँगा कि इस राजनीति का सबसे जो धनात्मक पहलू है वो ये है कि जीएसटी आज एक रियलिटी बनते जा रहा है और इसमें केवल विपक्षी पार्टियों का ही सहयोग नहीं मिला है उन्हें, बल्कि राज्यों का भी सहयोग मिला है। और हमको इस राजनीति के आर्थिक पहलू को सामने रख करके ये समझना चाहिए कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत है भारत में। मेरे समझ से, मैं एक बहुत ही सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये बात बोल रहा हूं और इसको अगर आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को इस नए डायनेमिक्स
और इस नए पैराडाइम को समझने की आवश्यकता है, जिसको कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा परिचायक माना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं संबित की राज्यसभा में जैसे बीजेपी को बहुमत होगा इस देश में, धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो और चाहे दूसरे मुद्दे हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी बहुत तेजी से उस पर काम करेगी। नहीं, वो तो समय बताएगा कि जब राज्यसभा आ रहा हूँ, जब वो तो समय बताएगा कि किस प्रकार की संख्या होगी और किस प्रकार के निर्णय उस समय लिए जाएंगे। मगर एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ये क्यों बदला है अब जाके, वो इसलिए बदला है क्योंकि लोगों के मन में एक इच्छा थी जो आज पूरी हो रही है, जो डायनामिज्म आज देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में। पहले पॉलिटिक्स क्या होता था? पहले पॉलिटिक्स होता था अच्छा मैंने 4 मुस्लिम सीट दे दिए, 2 दलित सीट दे दिए, 2 ओबीसी दे दिए, मतलब हम जीत जाएंगे। बड़ा सिंपल बना रखा था लोगों ने राजनीति को कि हमें जीतना है तो इस प्रकार तुष्टीकरण से। मोदी जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, आप उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करिए। 70 साल के बाद भी अगर स्वतंत्रता के मात्र 50% जनता हिंदुस्तान की या उससे कम फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर तक गई थी, तो मोदी जी ने कहा ऐसा क्यों, ये कौन सी राजनीति हो रही है? 70 साल तक आके उन्होंने जनधन योजना से बदलाव किया और आज देखिए लगभग सभी लोगों के पास अकाउंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। और उसी अकाउंट में लोग कह रहे हैं उसी अकाउंट में जब कैश निकाल लो तो मोदी जी बैंक पैसा भी काट लेते हैं, बैंक चार्जेस भी लगा देते हैं बहुत ज्यादा कि उन्हीं अकाउंट को अगर यूज करना हो तो। इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी प्रतिक्रिया। केसी त्यागी साहब, ठीक है इस बात पे बात करेंगे। केसी त्यागी साहब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं सर, फाइनल कमेंट, समय कम है। देखिए जो आप कई बार आपने कहा फार्मर बिल का, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट ये एंटी किसान था, एंटी फार्मर था और ये कोई बीजेपी के भी सांसद इसके खिलाफ थे ऊंचे पैमाने पर, इसलिए ये बार बार राज्यसभा से कैंसिल होता रहा। जो अच्छा ये जीएसटी है, हमारे और हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा इसको पास होना चाहिए। असल में जो बीजेपी का हिडन एजेंडा है मुझे उससे डर है। बीजेपी के जितने भी अच्छे प्रस्ताव आएंगे हम वायदा करते हैं कि हम समर्थन करेंगे और पहले भी किया है, लेकिन मुझे डर इनके हिडन एजेंडे से लगता है। जब धर्म को लेकर के, उपासना को लेकर के, दलितों के मामले को लेकर के, संविधान की समीक्षा को लेकर के, आरक्षण की समीक्षाओं को लेकर के, जो नए इनके हिडन एजेंडे हैं, अगर बहुमत होता है तो देश के लिए वो घातक हो सकता है। अतुल अंजान आपको भी यही डर है? और क्या आप देखते हैं कि 2019 में अगर बीजेपी जीतती है तो ऐसा कुछ होगा? नंबर एक बात कि आज इस पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हमारे सीमाओं पर मारे गए। क्या हुआ उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और इसलिए भारत की सीमाएं बड़ी आज असुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ करके एक सारी दुनिया को संदेश देने के लिए एक सर्वमान्य कैंडिडेट को लाएं जो सबको है, वो विपक्ष से बात करें। इसकी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वह कोई जाति धर्म का बहुत बड़ा प्रवक्ता ना हो, न तो वो नागपुर की नारंगी हो, न हैदराबाद की बिरयानी हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप कह रहे थे कि कोई कंपोजिशन नहीं बना, 14 सीटें तमाम जातियों की बुनियाद पर 60 गांठ करके चुनाव जीती गई है। ये दोनों बातें मैं कह करके आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात सर, ओके समय खत्म हो गया सर, आप नहीं देख पाए। पहले कैसीनो पर नहीं कैसीनो पर 80% टैक्स लगता था और अब इस कैसीनो को खोल करके 28% टैक्स। चलिए सर इस मुद्दे को उठाने का मौका देंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल समय खत्म हो गया। संबित 10 सेकंड में अगर आप जवाब देना चाहें दोनों का तो दीजिए जल्दी से। नहीं, मैं 10 सेकंड में इतना ही कहना चाहूंगा, ये गरीबों की सरकार है और यही मोदी जी ने पार्लियामेंट में घुसते ही उनके प्रथम शब्द थे, ये गरीबों की सरकार है। गरीबों का आशीर्वाद मिला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को नमन करता हूं कि वो मोदी जी पे और हमारी सरकार पे भरोसा करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और आगे भी हम ऐसे ही डिबेट, ऐसे ही प्रोग्राम खासकर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए।